हेलो गाइस, हाय। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था रॉबरी एंड डिकॉइटी। इस बार हम स्टार्ट करेंगे आईपीसी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पार्ट 2 फाइल को। और इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक जो उठाएंगे वो उठाएंगे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो जब हम लोग किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो थेफ्ट हो गया, आपका रॉबरी हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, डिकॉइटी हो गया, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, स्टोलन प्रॉपर्टी है और चीटिंग है। तो ये बेसिकली जो ऑफेंसेज हैं प्रॉपर्टी के साथ जो हैं वो आपके ऑफेंसेज जो हैं डील करते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको टॉपिक टेस्ट जो है वो आपको जेनिथ प्रोग्राम की टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। आप अगर इंडिविजुअल जिसे कहते हैं कि इन टॉपिक्स में आप बेहतरीन स्कोर चाहते हैं तो आप नीचे गए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को बेटर बनाने के लिए आप जेनिथ में दिया हुआ फ्री मॉक टेस्ट जो क्लैट का है उसे आप जरूर करें, सो दैट यू नो कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं विद रिगार्ड टू क्लैट प्रिपरेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 403 जो आईपीसी का है वो बात करता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की। तो जो भी पर्सन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है और कन्वर्ट करता है टू हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे देखनी है कि पहला है कि डिसऑनेस्टली वो मिसअप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सेकंड चीज जो है कि वो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, उसे पनिशमेंट दी जाएगी विच कैन एक्सटेंड अप टू 2 years और फाइन और बोथ। सो नाउ दिस सेक्शन इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल इन दोज केसेस जहां पर आपको सड़क पर पड़ी हुई चीजें मिल जाएं। एक, वो चीज आपकी नहीं है। दूसरा, आपने उसे डिसऑनेस्टली लेटर से आपने यूज कर लिया। मान लेते हैं आपको सड़क पर पड़ा हुआ एक पर्स मिला, पुलिस में वो पर्स देने के बजाय आपने उस प्रॉपर्टी को खुद स्वयं के यूज के लिए आपने उसको उचित समझा कि आप उसे स्वयं के लिए यूज करें। तो इस केस के अंदर जो आपके ऊपर चार्ज लगता है वो लगता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का। आपके ऊपर थेफ्ट का चार्ज इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपने वो जो प्रॉपर्टी ली वो किसी की पोजेशन से नहीं ली, वो बिना पोजेशन के पड़ी हुई थी, वो रोड के ऊपर गिरी हुई थी, तो किसी की पोजेशन में तो वो नहीं थी, परंतु वो आपकी भी नहीं थी। जो आपका उसमें ड्यूटी बनती थी वो ये बनती थी कि आप उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाते या फिर जहां पर भी आप जैसे भी उस प्रॉपर्टी की सूचना दे सकते थे, न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस निकाल सकते थे, वैसे आप उस प्रॉपर्टी के लिए नोटिस निकालते और उसके उचित ओनर जो उसका सही ओनर है उस तक पहुंचने की आप कोशिश करते हैं। परंतु आपने ऐसा नहीं किया, आपने उस प्रॉपर्टी का खुद यूज किया, तो उस केस के अंदर आप डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का एग्जांपल यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आप डिसऑनेस्टली उसे मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो नाउ अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन इन गुड फेथ दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ। ए इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट बट आफ्टर डिस्कवरिंग द मिस्टेक if he dishonestly misappropriates the property to his own use, he is guilty of offense under this section। तो जब प्रॉपर्टी निकाली तब तो उसे लगा कि वो उसी की प्रॉपर्टी है, लेकिन बाद में निकालने के बाद उसे जब पता लग गया कि ये लेटेस्ट से ये प्रॉपर्टी है, ये रबड़ जो है या फिर ये मान लेते हैं कोई बहुत महंगा पेन है, ये उसका नहीं है, ये उसका है, दूसरे पर्सन का है जिसका उसने लिया है, तो यहां पर आप देखेंगे कि उसके ऊपर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का चार्ज लग जाएगा। यहां पर हम एक और केस देखते हैं। ए ऑन फ्रेंडली टर्म विद जेड गोज इनटू जेड लाइब्रेरी, यानी ए और जेड दोस्त हैं और वो ए जो है वो जेड की लाइब्रेरी में जाता है और जेड की परमिशन के बिना वो वहां सर एक बुक निकाल लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका फ्रेंड है और वो उसे कुछ बोलेगा नहीं अगर वो वहां की उस लाइब्रेरी से उससे कोई बुक लेता है। सो ए ने थेफ्ट यहां पे कमिट नहीं किया है, लेकिन अब लेटर से उसने एक बुक निकाली, मान लेते हैं हैरी पॉटर की बुक निकाली उसने। तो अगर उसने हैरी पॉटर की बुक निकाली और बाद में जाके उसने वो हैरी पॉटर की बुक बेच दी तो वहां पर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का केस लगता है, बिकॉज जब वो प्रॉपर्टी ले रहा था तब तो उसके मन में कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, लेकिन बाद में जब उसने उस चीज को यूज किया, अपने फायदे के लिए यूज किया, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, अब उसका फ्रेंड उस प्रॉपर्टी को कभी भी पा नहीं सकता उस स्टेट के अंदर, तब आपने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का चार्ज जो है वो आपके ऊपर लगेगा। नेक्स्ट जो चीज आती है, देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बाकी एग्जांपल्स आप खुद इस स्क्रीन को पॉज करके कर सकते हैं। सो ए और बी जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हॉर्स हैं, हम दोनों ने मिलकर एक घोड़ा लिया और ए जो है वो बी की पोजीशन से वो घोड़ा ले जाता है, बोलता है कि मुझे चलाना है इसको, और उसके पास चलाने का अधिकार है क्योंकि दोनों जॉइंट ओनर्स हैं, परंतु वो घोड़ा जाके बेच देता है। अब ए और बी की तो जॉइंट ओनरशिप थी, तो आप घोड़ा बेच कैसे सकते हैं? तो आपने जब बेच दिया तब आपने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को कर दिया, ठीक है। अगर आप थोड़े टाइम के लिए भी मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं, यही एक्सप्लेनेशन 1 बोल रहा है, तो भी आप डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल ए और बी अगेन जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी हैं और ए और बी दोनों के बीच में एग्रीमेंट है कि इस घोड़े का यूज सिर्फ लेटर से टूरिस्ट पर्पस के लिए होगा, टूरिस्ट को बिठाने के लिए होगा। अब ए और बी, ए में से ए उस घोड़े को ले जाता है और उसके साथ फिल्म स्टार के साथ शूटिंग करता है किसी के साथ। नाउ ये तो एग्रीमेंट में नहीं था
और इसमें आपने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट भी किया उस प्रॉपर्टी का, तो यहां पर आपके ऊपर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का चार्ज लगेगा, क्योंकि आपने चाहे थोड़े टाइम के लिए किया यूज, लेकिन आपने किया तो सही यूज, जो आपका एग्रीमेंट था उसके हिसाब से आपने यूज नहीं किया, राइट। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट लेता है, ए को मिलता है जो जेड को बिलोंग करता है, और ए को पता है कि वो जेड को बिलोंग करता है, उसके ऊपर वो एक थोड़े टाइम के लिए लोन ले लेता है। उसकी पूरी इंटेंशन है कि वो लोन वापस कर देगा और प्रॉमिसरी नोट वापस दे देगा जेड का, परंतु उस थोड़े टाइम के लिए भी जो उसने लोन लिया उसकी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी बना के, कोलैटरल बना के, तो वहां पर ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का चार्ज लगेगा। एक्सप्लेनेशन 2 का देखते हैं। अब इसी के एक्सप्लेनेशन 2 है सेक्शन के, पर्सन जो प्रॉपर्टी किसी की पर्सन की पोजीशन में मिलती है एंड वो उस प्रॉपर्टी को इसलिए अपने पोजीशन में रखता है क्योंकि वो उसका सही ओनर ढूंढना चाहता है, जैसे कि मैंने आपको पर्स का एग्जांपल बताया, ठीक है। ही इज नॉट गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस बट इफ ही अप्रोप्रिएट्स टू हिज ओन यूज। सो लेट अस से, हम एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं उस चीज का। आपको गुच्ची का पर्स मिला, आपको लगा कि आप इसे सही ओनर तक पहुंचाएंगे, जब आपने उसको उठाया तब तक तो नहीं किया, लेकिन घर जाते जाते आपकी नीयत में खोट आ गया, आपने बोला गुच्ची का पर्स है, ये तो पर्स ही 12,000 का है, प्लस इसमें 12,000 रुपए कैश है, अब मैं इसका अपने लिए यूज करूंगा। तो जब आपने उठाया था तब तो आपके मन में ऑनेस्ट इंटेंशंस थे, परंतु घर जाते जाते आपके मन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गए। तो यहां पर हम जो ये चीज देखेंगे जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन की, यहां पर आपको मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का चार्ज आपके ऊपर लग जाएगा। आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है दैट हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको ये तो पता है ना कि आप ओनर नहीं हो, किसी और का है, तो बस एक चार्ज लगने के लिए इतना काफी है। सो यहां पर आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, हम एक एग्जांपल इसमें से करेंगे। ए फाइंड्स अ रुपी ऑन द हाई रोड not knowing to whom the rupee belongs, A picks up the rupee. Here A has not committed the offense defined in this section. तो यहाँ पे तो आपको रुपी मिला, not knowing to whom the rupee belongs. ठीक है। A finds a letter on the road containing a bank note. From the direction contents of the letter he learns to whom the note belongs. अब आपको यहाँ पता है कि कौन है, किसका है, उसने वो नोट अप्रोप्रिएट कर लिया। He is guilty of offense under this section. ठीक है, क्योंकि रुपी तो ऐसा मूवेबल गुड नहीं है, रुपी तो आपका एक एक्सचेंज मनी है, लेकिन जो लेटर है वो ऑब्वियसली गुड्स के अंदर आएगा आपके। यहाँ पर आप डी एग्जाम्पल को देख सकते हैं, और ए ने यहाँ पर ऑफेंस किया। इस एग्जाम्पल को हम कर चुके हैं, राइट। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ए को एक पर्स मिलता है मनी के द्वारा, उसको नहीं पता है किसका है, और वो उसको अपने लिए यूज कर लेता है, तो ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, राइट। अब यहां पर आप एक और चीज देखिए, यहां पे वैल्यूएबल रिंग मिली, तो सिर्फ पैसे, अगर आपको पैसे मिले गिरे हुए, तो पैसे तो यार किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। लेटर से 10 रुपए मिल गया आपको, अब 10 रुपए का आप क्या पहचान पत्र बनाएंगे कि किसके हैं ये 10 रुपए, मान लेते सिर्फ 10 रुपए मिले, बट लेटर से वो 10 रुपए आपको किसी पर्स में मिल रहे हैं। अब वो पर्स आइडेंटिफिकेशन हो सकती है उस पर्स की, किसका है, कौन है, क्या पता उस पर्स के अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स हो। तो जब आप वो आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स जो है नहीं फाइंड करने की कोशिश करते हैं और इमीडिएटली अपने लिए यूज कर लेते हैं, यहां पर इस केस में देखेंगे आप, रिंग उसको मिली पर्सन को, उसने इमीडिएटली अपने लिए यूज कर ली, तो आपके ऊपर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का चार्ज लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। देखिए, जब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है तो बेसिकली पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी किसी के पास होती नहीं है, या फिर होती भी है तो उसे दिया नहीं गया होता है, ठीक है। यहां पर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को देखेंगे तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर आप देखेंगे इंटरेस्टमेंट होती है सबसे पहली बात प्रॉपर्टी की, ठीक है। मान लो मुझे कोई फ्रेंड एक्सप्रेसिवली इंटरेस्ट करके गया प्रॉपर्टी को, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, ए और बी जॉइंट ओनर्स से प्रॉपर्टी के, ठीक है, तो उन दोनों के नाम पे थी। यहां पर आपने क्या किया, इंटरेस्ट किया प्रॉपर्टी को। लेटर से मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको इंटरेस्ट किया, अपनी कोई प्लेक मैंने उसको दी, मैंने कोई अपना प्राइज दिया जो मैंने जीता है। लेटर से मैंने ओलंपिक का मेडल जीता, मैंने उसके पास बोला, मैंने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, आप इस मेडल का ध्यान रखिए। तो जब आप इंटरेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी को और वो पर्सन जो है उसका डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है अपने यूज फायदे के लिए, वो जो यूज कर लेता है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। तो ट्रस्ट के अंदर आपने जो एक वर्ड पकड़ना है क्वेश्चन के अंदर, वो ये पकड़ना है कि आपको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हुई है या नहीं है, ठीक है। तो थेफ्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो थेफ्ट में तो चुपचाप आप किसी की पोजीशन से चीज निकाल लेते हैं। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी तब होगी जब आपका शुरुआत में तो कोई इंटेंशन नहीं था, या फिर आपको रोड पे पड़ी हुई कोई चीज मिली और बाद में आपके मन में इंटेंशन आ गई उसको यूज करने की। इंटरेस्टमेंट के अंदर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर आपको वो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की जाती है और आप उसको अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को अगर आप पॉज करके लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर, ऑफेंडर मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स द प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज, ठीक है। कोई डायरेक्शन जो पर्सन ने दी थी कि मेरी प्रॉपर्टी का इस तरीके से ध्यान रखना, वो आपने नहीं पूरा किया, और प्रॉपर्टी मस्ट बी डिसऑनेस्टली कन्वर्टेड और मिसअप्रोप्रिएटेड। तो आइए हम इसके दो एग्जांपल देखते हैं।
ए बीइंग द एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन डिसऑनेस्टली ओबेज द लॉ। जो ए है उसको छोड़ के गए कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी ये वसीयत है, इसमें जो जो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे कर दीजिएगा। ए ने जिसके नाम पे वसीयत की, लेटेस्ट से जिसके भी नाम पे वसीयत की, और जो वसीयत पढ़ने वाला एग्जीक्यूटर जो है, जो उसको एक्चुअल देखेगा कि हाँ भाई ये जो वसीयत है, जो ए की वसीयत है, लेटेस्ट से जेड देख रहा है, तो जेड जो है उसको फॉलो करेगा। जेड ने फॉलो नहीं किया, या इस केस में देखते हैं ए ने फॉलो नहीं किया, तो ए जो है वो उसके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज जो है वो लग जाएगा, राइट, बिकॉज ए एग्जीक्यूटर था विल का ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। ए ने डिसोबे किया लॉ, जो उसने लिखा था विल के अंदर, वसीयत के अंदर, कि इसको इतनी प्रॉपर्टी जानी चाहिए, इसको इतनी प्रॉपर्टी जानी चाहिए, ए ने नहीं किया वैसे, तो ए ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ए इज अ वेयर हाउस कीपर। जेड जो है उससे फर्नीचर देता है ए को रखने के लिए कि जब तक मैं आऊंगा वापस आप तब तक इस फर्नीचर का ध्यान रखना। ए ने उसको मिसयूज कर लिया, ए ने उस फर्नीचर को अपने होटल में लगा दिया, तो यहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया। इन एग्जांपल्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन एग्जांपल्स को आप पढ़ सकते हैं। सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ डील करते हैं। सो आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और अगर आपने इन एग्जांपल्स को पढ़ लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो यहां पर हम लास्ट चीज देख लेते हैं कि इसमें केस जो है, ए कैरियर इंटरेस्टेड बाय जेड विद प्रॉपर्टी टू बी कैरिड बाय लैंड और वाटर। ए डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी, ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो कैरियर है वो एक, और उसको प्रॉपर्टी को जो है कैरी करना है, उसके बजाय कैरी करने के बजाय उसने उस प्रॉपर्टी को खुद ही यूज कर लिया, तो यहां पर आपने ए ने जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को किया। पनिशमेंट इसकी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की 3 साल तक की है। क्लैट के अंदर या किसी भी लॉ एंट्रेंस के अंदर इसकी पनिशमेंट्स नहीं आती हैं, बट पनिशमेंट जो है आप जस्ट अपनी जनरल इंटरेस्ट के लिए आप कर सकते हैं। अगर किसी कैरियर ने किया, क्योंकि कैरियर, वॉर फिंगर, वेयर हाउस कीपर, इनका तो काम ही ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है, तो इनकी ऑब्लिगेशन ज्यादा है। अगर इन्होंने ऐसा कोई काम किया तो इन्हें 7 years की पनिशमेंट हो जाती है। क्लर्क और सर्वेंट ने अगर किया, नाउ अगेन क्लर्क और सर्वेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस इन एन ऑफिस, अगर उन्होंने भी किया तो उन्हें भी 7 साल तक की सजा जो है वो हो सकती है, राइट। बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर और मर्चेंट ने किया, अगर मान लेते हैं कोई पब्लिक सर्वेंट है, बैंकर है, मर्चेंट है। बैंकर में तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैंकर जो है वो तो आपके सारे पैसों का ध्यान रखते हैं, तो उन्हें तो 10 years तक के लिए इंप्रिजनमेंट अप टू टिल 10 years और इंप्रिजनमेंट टिल लाइफ भी हो सकती है, ठीक है। सो यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है दैट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नॉट अ वेरी स्मॉल सेक्शन, इट कैरीज ग्रेट क्वांटम ऑफ पेनल्टी, राइट। सो यहां पे कुछ केसेस हैं। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट केस आप देख लेते हैं, रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार भाड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि वाइफ इंटरेस्ट करती है अपना स्त्री धन प्रॉपर्टी विद द डोमिनियन ओवर दैट प्रॉपर्टी टू हर इन लॉज या फिर उसके अदर मेंबर ऑफ द फैमिलीज ऑफ द हस्बैंड, और अगर वो हस्बैंड करता है उसका मिसयूज तो वो जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर जो है वो आता है। तो अगर वाइफ ने प्रॉपर्टी कुछ रखी है अपनी, जो लेके आई है, स्त्री धन लेके आई है, हस्बैंड को दिया कि आप इसे संभाल के रखो, उसने उसको अपने लिए यूज कर लिया स्त्री धन पे, क्योंकि सिर्फ वाइफ का हक होता है, तो उसने अपने लिए यूज कर लिया, तो यहां पर उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है किया है। नाउ हम एक इसमें सेक्शन देखते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। बहुत बार ये देखा गया है कि स्टोलन प्रॉपर्टी की पोजेशन में भी आपको जेल दे दी जाती है। तो प्रॉपर्टी इस ऑफेंस के लिए होनी चाहिए, प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि रॉबरी, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, इनसे कहीं से ये प्रॉपर्टी, रॉबरी, डिकॉइटी से आई होनी चाहिए प्रॉपर्टी ये। उसके बाद विद इन और विदाउट इंडिया, कहीं से भी आई हो, आप इसके अंदर चार्ज के अंदर पाए जाएंगे दोषी, तो आपके ऊपर स्टोलन प्रॉपर्टी रखने का, पोजेशन लेने का आपके ऊपर जो है आरोप लगेगा और फिर आपके ऊपर कोर्ट में ट्रायल होगा। सच प्रॉपर्टी कम्स इन द पोजेशन ऑफ अ लीगल पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू इट विच सीजेस टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। सो ये 3 कंडीशंस जो हैं ये यहां पर आती हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति, अब ये बेसिक सेक्शंस है, अगर कोई भी व्यक्ति डिकॉइटी से ली हुई प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है तो उसे इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years हो सकती है। हैबिचुअली अगर कोई डील करता है स्टोलन प्रॉपर्टी के अंदर तो उसे भी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। तो सबसे ज्यादा ये सेक्शन जो है ये उन लोगों पर अप्लाई होता है जो, जैसे लेटेस्ट से हम सबसे ज्यादा, जैसे मान लो चोरी के जेवरात है, तो बहुत बार ये होता है कि जिस जेवर वाले के पास, जिस ज्वेलर के पास आप वो प्रॉपर्टी बेचने गए होते हैं, उसके ऊपर ये चार्ज जो है वो लगाया जाता है कि अगर आपने इस प्रॉपर्टी, जैसे मान लेते 2 तोले की कोई चेन कोई चोरी करके लेके आया और उसने बेचने की कोशिश की, तो ज्वेलर पे ये चीज होती है कि आप ड्यू डिलीजेंस लगाएं, चेक करें कि ये प्रॉपर्टी का सोर्स आ कहां से रहा है।
कोर्ट नहीं तो क्या होता है कि पुलिस जब छानबीन करते हुए पहुंचती है तो वो ज्वेलर तक पहुंच जाती है कि भाई आप बताओ ये आपने प्रॉपर्टी दी क्यों, आपने इससे कोई प्रूफ क्यों नहीं मांगा इनकम का, या फिर आपने ये पूछा क्यों नहीं कि आपको ये प्रॉपर्टी मिली कहाँ से जिसको आप अभी मेरे पास बेचना है। अगर आप सच में सच्चे ईमानदार होते तो आप उसका प्रूफ रखते हैं। अगर आपने नहीं रखा है तो आपके ऊपर ये स्टोलन प्रॉपर्टी से डील करने का ऑफेंस जो है वो लगेगा, पोजेशन में रखने का लगेगा। अगर आप असिस्ट करते हैं इन द कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, नॉर्मली आप असिस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर जिसका नाम है चीटिंग का। तो जो भी पर्सन डिसीव करता है फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली और इंड्यूस करता है दूसरे पर्सन को कि वो कोई प्रॉपर्टी पर्सन की दे, है ना, किसी और को चीट करना क्या होता है, चीट करके आपने कोई प्रॉपर्टी उसकी ली, या कंसेंट करता है कि वो प्रॉपर्टी को रखे, इंटेंशनली इंड्यूस करता है उस पर्सन को कि कुछ ऐसा चीज करे, कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करे जिससे डैमेज या हार्म हो उस पर्सन को इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, उसका मतलब है कि वो चीट करता है। तो यहाँ पे 4 चीजें आप डैमेज करते हैं दूसरे पर्सन की, उसको बहलाकर और फुसलाकर, अगर हम हिंदी में बात करें उसको बहलाकर, फुसलाकर, उसके साथ छल करके कि उसके डैमेज होगा उसकी बॉडी पर, उसकी माइंड पर, उसकी रेपुटेशन पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, ठीक है, उसकी जो वस्तुएं हैं, उसकी जो समाज में प्रतिष्ठा है, उसका जो मेंटल स्टेट है, उसका जो बॉडीली स्टेट है, आप उस पर हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, इसके अंदर डिसेप्शन आता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन आता है, कॉजेज डैमेज आता है, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए चीटिंग कैसे की जा रही है। ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विस इंटेंशनली डिसीव जेड एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू हैव हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे। ए चीट्स। तो आपने झूठ बोला कि आप सिविल सर्विसेज में, और जेड मान लेते जेड कोई दुकानदार है, उससे आपने कोई गुड्स लिए, आपने बोला मैं तो दे दूंगा आपको, मैं तो यहीं पे डीसी हूं या एसडीएम हूं, आप थे कहीं पे भी नहीं, तो आपने यहाँ पे चीटिंग का ऑफेंस जो है वो किया है। अब यहाँ पे आप देखिए काउंटरफिट मार्क आपने लगाया एक आर्टिकल के ऊपर, लेटर से कोई प्रोडक्ट है आपका, ISO 9001 2000 का आपने काउंटरफिट मार्क उसके ऊपर लगा दिया और दूसरे पर्सन को बेचने की कोशिश किया, बेचा, जहाँ पे आपने बोला कि देखो ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और जेड से आपने वो पैसे भी लिए और उसको आर्टिकल भी बेचा, तो ए ने यहाँ पर चीट किया, राइट। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ए ने सैंपल दिखाया गुड्स का, और सैंपल और जो एक्चुअल गुड्स बेचने थे उनमें डिफरेंस था। तो अगर सैंपल और एक्चुअल गुड्स बेचने में डिफरेंस है तो आपने यहाँ पे चीट किया, क्योंकि सैंपल दिखाकर आपको सैंपल जैसे गुड्स देने चाहिए थे, आपने वो नहीं दिए, आपने उसके बदले झूठे गुड्स दिए, तो यहाँ पर भी आपने चीट जो है वो किया, राइट। सो यहाँ पे आप बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके, सारे एग्जांपल्स तो मैं नहीं कराऊंगा बट आप इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं। ए बाय प्लेजिंग एज अ डायमंड आर्टिकल्स विच ही नोज आर नॉट डायमंड्स, उसने डायमंड बोला कि ये डायमंड है, इसके बदले में मुझे कुछ लोन चाहिए या फिर इसके बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए, उसने वो डायमंड दिखा के रख लिए, मतलब उसने पैसे लिए, लेकिन वो डायमंड थे ही नहीं, लेटेस्ट से वो सिर्फ खाली नग थे, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, वो एक्चुअल डायमंड्स नहीं थे। तो ए ने यहाँ पर अगेन जो है धोखा, चीटिंग की है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आपके सामने सिंपल है, राइट। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे देख लेते हैं। ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू अ बिलीव दैट ए हैज परफॉर्म्ड ए इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेड विद जेड, और इंड्यूस कर देता है जेड को कि पे करे मनी को, तो ए चीट्स। तो फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से कि ए और जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने लेटर से कुछ वीट रखना था, गेहूं देना था उसको, और जेड ने पैसे देने थे, तो ए ने बोला उसको कि देखो देखो मैंने तो आपके गोडाउन में रखवा दिए हैं, और फोन पे उसको लेटर से कोई फेक कॉल करवा के बुलवा देता है कि यस मैंने आपके गोडाउन में जो है वीट रखवा दिया है। जेड पैसे डाल देता है, ए ने जो है गोडाउन में कभी वीट रखवाया ही नहीं, तो यहाँ पर ए ने चीट किया है, राइट। सो ये 415 का जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, 406 का जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, 403 का जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। आईपीसी के अंदर अगर 406, 403, 415 आप कर लेते हैं, डायरेक्ट बेयर एक्ट से भी कर लेते हैं, तो आपकी लॉ एंट्रेंस की तैयारी काफी अच्छे से, एक अच्छी स्मूथली जो है विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी एटलीस्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज हाफ बिलोंग्स टू एक्सटोर्शन, थेफ्ट, रॉबरी एंड डिकॉइटी। पनिशमेंट चीटिंग की क्या है? पनिशमेंट चीटिंग, whoever cheats shall be punished with an description for a term which may extend to 1 year। तो अगर आप सिंपल चीटिंग कर रहे हैं तो 1 ईयर तक की जाएगी। रॉन्गफुल लॉस हो रहा है अगर किसी पर्सन को, तो 3 साल तक की पनिशमेंट जो है वो आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर चीटिंग बाय पर्सोनेशन आप करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रहे हैं, आप कुछ और बनकर चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस से आप A cheats by pretending to be a certain rich banker of the same name, A cheats by personation। तो आपने किसी और की आइडेंटिटी को धारण किया यहाँ पे, ठीक है।
लेट अस से कोई पर्सन मर गया है, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी बी, अ पर्सन हु इज डिसीज्ड यानी कि मर गया, तो बी मर चुका है। लेट अस से बी बहुत बड़ा नामी गिरामी प्रतिष्ठित आदमी था, वो मर चुका है। ए ने बी का नाम यूज करके अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, या फिर लेट अस से बी का गलत तरीके से नाम यूज करने की कोशिश की, तो ए ने चीट करना स्टार्ट किया पर्सोनेट करके। जो पर्सोनेट करके चीट करता है उसकी सजा जो है कैन बी अप टू 3 years। लास्ट जो हम देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 420, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो भी पर्सन चीट करता है, डिसऑनेस्टी इंड्यूस करता है फॉर प्रॉपर्टी गेन्स, ठीक है, इसके इंटेंशन हम कर चुके हैं, कोई भी चीज वो लेना चाहे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेना चाहे, साइंड डॉक्यूमेंट लेना चाहे, तो जो भी प्रॉपर्टी के लिए चीज की जाती है, राइट, उसको 7 साल तक की सजा, क्योंकि यही सबसे कॉमन जो है आपका, एक ये वाला पर्सोनेशन वाला और एक ये आपका सेक्शन सबसे कॉमन है कि चीटिंग आप करते क्यों है, ताकि किसी को धोखाधड़ी देकर आप उसके पैसे या आप उसकी कोई चीज जो है उसको वस्तु को ले पाए, राइट। सो दैट वाज ऑल ऑन टुडेज क्लास। आप लोग काइंडली स्मार्टकेडा के फ्री मॉक टेस्ट सीरीज और जो फ्री जीके टेस्ट साइट जो हमारी है, फ्री जीके जो आपकी मैगजीन्स आ रही हैं वो हमारे साइट पर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को क्लिक करें, फ्री मॉक टेस्ट को जरूर दें, और जेनिथ प्रोग्राम की टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करके आप वर्ल्ड क्लास टेस्ट सीरीज को करें, ताकि आपका क्लास 2024 के अंदर, 25 के अंदर एक अच्छा रैंक आ पाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज रोहित, विशिंग यू अ गुड लक एंड ग्रेट हेल्थ।